नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पावर फैक्टर के बारे में। पावर फैक्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक्स जान लेते हैं दोस्तों। ये फ्रीक्वेंसी क्या है, लैगिंग क्या होती है, लीडिंग क्या होती है। दोस्तों फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारी नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड होती है, मतलब हमारी एक सेकंड के अंदर कितनी साइकिल कंप्लीट हो रही है, ये हमारी नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड होती है, जो कि इंडिया के अंदर 50 हर्ट्ज होती है और कई जगह फॉरेन कंट्रीज़ में ये 60 हर्ट्ज भी होती है। दोस्तों दूसरा हमारा होता है लैगिंग। लैगिंग क्या होता है दोस्तों, ये हमारी करंट हो गई, ये हमारा वोल्टेज हो गया। दोस्तों लैगिंग में क्या हो रहा है हमारा, जब करंट जो होती है वोल्टेज के बाद अपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तक पहुंचे तो उसको हम लैगिंग बोलते हैं। यानी करंट लैग कर रही है। लैग क्या कर रही है कि करंट जो है वोल्टेज के बाद पहुंच रही है अपने मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट तक। तो ये हो गई हमारी दोस्तों लैगिंग। लीडिंग क्या होती है दोस्तों कि करंट हमारी लीड करती है, यानी कि वोल्टेज से पहले ही पहुंच जाती है अपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तक। यानी कि ये देखिए दोस्तों, ये हमारी करंट आ रही है, ये अपने मैक्सिमम और मिनिमम, ये हमारी वोल्टेज हो गई, इससे पहले ही पहुंच जा रही है। तो यानी क्या हो गई दोस्तों, लीडिंग और लैगिंग। ये हम लोग समझ गए दोस्तों। अब आइए हम लोग समझते हैं पावर फैक्टर क्या होता है। दोस्तों पावर फैक्टर की डिफिनीशन हम लोग दो तरीके से दे सकते हैं। पहली जो डिफिनीशन होती है वो होती है कि हमारा जो है कोसाइन एंगल बिटवीन जो पावर और वोल्टेज के बीच में जो कोसाइन एंगल बनता है वो हमारा होता है पावर फैक्टर। दोस्तों आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, किसी भी सिस्टम के अंदर अगर हमारी करंट भी पास हो रही है, उसमें वोल्टेज है और कोई कनेक्ट है, हमारा सिस्टम मोटर कनेक्ट है, तो ये हमारा जो करंट को धकेलने का काम करता है वोल्टेज, और इन दोनों के बीच एक एंगल बनता है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर। इसको दूसरे तरीके से भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं दोस्तों कि पावर फैक्टर इक्वल टू R डिवाइडेड बाई Z, मतलब रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस का जो रेशियो होता है उसको भी पावर फैक्टर कहा जाता है। लेकिन जनरली जो होता है ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कोसाइन एंगल बिटवीन पावर एंड वोल्टेज, ये ज़्यादा हमारा एप्लीकेबल होता है व्यवहारिक लाइफ में। चलिए समझते हैं दोस्तों कि ये हमारा पावर फैक्टर किस प्रकार रिलेवेंट होता है और कैसे ये काम करता है। दोस्तों जो सबसे पहला हमारा लोड होता है दोस्तों, वो रेजिस्टिव लोड होता है। ये रेजिस्टिव लोड क्या होता है कि जितनी भी आपने अपने घरों में देखा होगा इक्विपमेंट्स जो लगे होते हैं जो गर्म होकर जलते हैं, वो रेजिस्टिव लोड कहलाते हैं। जैसे कि हमारे घर में लगे हुए हीटर हो गए, हमने घरों में बल्ब भी देखा होगा, या इस तरीके से जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं वो सारे रेजिस्टिव होते हैं, यानी कि जो गर्म होकर जलते हैं। दूसरा होता है हमारा दोस्तों इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड सबसे पहले तो जितनी भी हमारी मोटर्स होती हैं वो इंडक्टिव लोड होती हैं, और इंडक्टिव लोड बेसिकली जो उसका बेसिक फंक्शन वही होता है कि उसमें फ्लक्स जनरेट होता है, जिसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है। तो दोस्तों जितनी मोटर्स हो गई, सोलेनॉइड हो गए, हमारे कॉन्टैक्टर्स हो गए, ये हमारे कंप्रेशर्स हो गए, ये सारे हमारे जो है इंडक्टिव लोड में आते हैं। तीसरा हमारा दोस्तों होता है कैपेसिटर लोड, यानी कि जो हमारे कैपेसिटर जितने भी होते हैं उसकी वजह से हमारा कैपेसिटिव लोड होता है। जनरली कि ये हमारे यहाँ नहीं मिलता है, आपको ये सिर्फ कैपेसिटर में ही मिलेगा, आपको सिर्फ रेजिस्टिव और इंडक्टिव लोड देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों अब समझते हैं कि इनकी वैल्यू क्या होती है, इनके पावर फैक्टर कैसे होते हैं और पावर फैक्टर कैसे मेंटेन करते हैं। दोस्तों ये जो पावर फैक्टर होता है ये आप हमेशा 90 या 0 में होता है, यानी कि cos फाई की जो वैल्यू होगी वो 0 to 1 के बीच में वैरी होगी। 0 to 1 के बीच में इसलिए वैरी होगी दोस्तों कि जो हमारा एंगल बनेगा वो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक बनेगा। अगर हम cos 0 की बात करें तो cos 0 की जो वैल्यू होती है वो हमेशा जो है 1 होती है, और cos 90 की अगर हम बात करें तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है। यानी कि ये हमारा 1 से लेकर 0 के बीच में वेरी करता है। जनरली आपने घरों में देखा होगा 0.5, 0.4, 0.8 या कहीं भी किसी इक्विपमेंट का इसी तरीके से वेरी करता है। सिर्फ हमारा जो रेजिस्टिव लोड होता है वो 1 होता है। 1 क्यों होता है दोस्तों, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। इसमें आप ये देखिए वोल्टेज एक साथ चल रही है दोस्तों, यानी कि ये 0 वैल्यू पे एक साथ पहुंच रही हैं, तो इनकी क्या वैल्यू होती है, हमेशा 1 होती है। यानी 0 डिग्री पे यहाँ पे ये एक साथ पहुंचने की वजह से जो होती हैं करंट, यानी ये जो वेव्स हो रही हैं ये 0 को और वोल्टेज भी ये 0 को एक साथ टच कर रही हैं, तो इनका जो पावर फैक्टर होता है वो हमेशा 1 होता है रेजिस्टिव का। बट इंडक्टिव का क्या होता है, वो वेरी करता रहता है, वो डिपेंड करता है कि हमारा किस प्रकार का लोड लगा है। अब दोस्तों इस पावर फैक्टर से हमारा नुकसान क्या होता है, इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल के लिए हमारा कोई सिस्टम है, उसमें हमने सेम सिस्टम में हमने 1000 वाट का ले लिया उस पर। दोस्तों जो हमारा ये होता है, आपको मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ कि हमारा एक सिस्टम है, एक में 0.8 पावर फैक्टर है, 0.9 पावर फैक्टर है, तो इसको हम किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। हाँ दोस्तों एक चीज़ और, पावर फैक्टर को हम लोग ट्रू पावर
और एपिरेंट पावर का रेशियो भी बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था P डिवाइडेड बाई VI, ये जो cos फाई निकल के आया था हमारा, तो P जो होता है इसको हम लोग ट्रू पावर भी बोलते हैं दोस्तों, और ये हमारा VI जो होता है ये एपेरेंट पावर भी होता है। अब इस केस में समझेंगे दोस्तों कि किस तरीके से हमारा पावर फैक्टर चेंज होने से करंट के ऊपर फ़र्क पड़ता है। दोस्तों एग्जांपल के लिए हमने जो आपको बताया है अभी, तो दोस्तों जो हमारा cos फाई यानी पावर फैक्टर इक्वल टू ट्रू पावर डिवाइडेड बाई एपीरियंट पावर, यानी कि जो हमारा एपीरियंट पावर हुआ वो इक्वल टू ट्रू पावर डिवाइडेड बाई पावर फैक्टर। अब दोस्तों हमारा ट्रू पावर कितना है यहाँ पे 100 वाट, 1000 वाट है, यानी 1000, हमारा पावर फैक्टर कितना है 0.8, ये हमारा आ जाएगा 1250। अब हम लोग चेक करते हैं एम्पियर, यानी कि इसमें करंट कितना फ्लो करेगा। तो करंट का फिर यहीं से हम लोग निकाल लेंगे दोस्तों, इसी फॉर्मूले से हम लोग निकाल लेंगे, तो करंट निकल के आ जाएगा एपीरियंट पावर डिवाइडेड बाई वोल्टेज। एपीरियंट पावर दोस्तों हमारा कितना आया था 1250, और ये हमारा वोल्टेज कितना है दोस्तों, ये 220 एग्जांपल के लिए हमने ले लिया है, 220 ले लिया दोस्तों। तो इसकी जो करंट की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी दोस्तों 5.68 एम्प्स। ये हमारा 0.8 के अगर हमने फैक्टर लिया है तो आ गया। अब हम लोग सेम इक्विपमेंट है 0.9 का हमने ले लिया पावर फैक्टर, इसको कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो यानी कि हमारा जो एपीरियंट पावर होगा, यानी कि ट्रू पावर डिवाइडेड बाई हमारा पावर फैक्टर। और दोस्तों ट्रू पावर हमारा कितना है 1000 है, 1000 डिवाइडेड हमने कर लिया पावर फैक्टर, इसमें हमने दोस्तों 0.9 लिया है, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी 1111.11। अब इसका हम लोग कैलकुलेट करते हैं करंट को। करंट हमारा फिर इसी फॉर्मूले से निकल के आ जाएगा कि जो एपीरियंट पावर है डिवाइडेड बाई वोल्टेज। एपीरियंट पावर हमने यहाँ ले लिया है, ये आ गया हमारा, वोल्टेज हमारा 220 है, ये वैल्यू आ गई दोस्तों 5.05। अब ये देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं, दो एग्जांपल हमने लिए थे दोस्तों। एक का हमने 0.8 जब हमने पावर फैक्टर लिया था तो उसकी वैल्यू ये आई थी, यानी कि 0.568 आई थी एम्प्स में, और हमने जब 0.9 लिया है तो 0.505 आ रही है। यानी दोस्तों ये देखिए यहाँ पे करंट ज़्यादा ले रहा है, करंट ज़्यादा ले रहा है, इसका मतलब इसमें हमारे नुकसान ज़्यादा हो रहे हैं। अब उस केस में क्या होगा दोस्तों, हमें अपनी या तो एफिशिएंसी को घटानी पड़ेगी या उसकी साइज़, केबल की साइज़ को बढ़ानी पड़ेगी, दोनों केस में हमारा नुकसान होगा दोस्तों। इसलिए हम पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया कि पावर फैक्टर वेरिएंस होने से काफ़ी नुकसान होता है, एफिशिएंसी के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है, तो उसको हम लोग मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं दोस्त, कैपेसिटिव लोड लगा देते हैं। कैपेसिटिव लोड से क्या होता है दोस्तों, ये जो हमारा गैप हो रहा है दोस्तों, यानी कि यहाँ सपोज 40 डिग्री का या किसी भी डिग्री का जो गैप बन के आ रहा है वोल्टेज और करंट के बीच, वो कैपेसिटर क्या करता है, इसको बराबर कर देता है, इसको जीरो वैल्यू पे ला देता है। तो इसलिए कभी भी जब इंडक्टिव लोड हमारा बढ़ता है तो उस पर हम कैपेसिटर लगा देते हैं। और कैपेसिटर हमेशा दोस्तों जो भी सिस्टम लगाते हैं उसके पैरेलल में लगाते हैं। जनरली आपने देखा होगा कि APFC लगाया जाता है। APFC क्या होता है दोस्तों, ऑटोमेटिक पावर करेक्शन फैक्टर होता है, जो कि ऑटोमेटिक उसको मेंटेन करके चलता रहता है। दोस्तों आपको मैं अगली वीडियो में पूरा डिटेल बताऊंगा कि ये APFC कैसे काम करता है, कैपेसिटर कैसे काम करता है, कैपेसिटर ख़राब हो गया है किसी पावर बैंक में तो हम उसको कैसे चेक करेंगे। इसके लिए दोस्तों आप मेरे इस चैनल पर बने रहिए। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगली वीडियो जो मेरे आने वाली है वो आपके लिए बड़ी यूज़फुल आने वाली है, तो कृपया इस चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।